In the last 8 years of Modi government, India has achieved many milestones, and one of them is to achieve exports of $400 billion. For the first time in the financial year 21-22, India's merchandise exports have reached $400 billion. This target was achieved by the government 9 days before the scheduled time. Now the government has set a new target of $1 trillion by 2030. Recently, the US has surpassed China as India's leading trading partner. For a better understanding of Indian exports, in an exclusive interview with PBNS, the DG and Chief Executive Officer of the Federation of Indian Export Organization shared his view. पिछले बहुत सालों से हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $300 बिलियन के आसपास था और पिछले साल में प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट दिया $400 बिलियन का। उस टाइम पे हम लोगों को बहुत एम्बिशियस टारगेट लग रहा था, लेकिन जिस तरह का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया और जिस तरह के सभी स्टेक होल्डर्स ने मिल के काम किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसमें लीडली, इंडियन एम्बेसीज ने सपोर्ट किया, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ ने, शिपिंग मिनिस्ट्रीज़ ने सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ आए और एक नेशनल एफर्ट्स के थ्रू ये काम किया गया। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ना खाली हमने एक्सपोर्ट टारगेट टच किया, हम फाइनली $422 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पे आए। और ये तो हमने मर्चेंडाइज सेक्टर की बात की। अगर आप सर्विसेज को देखिए, सर्विसेज में भी हमने रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, $254 बिलियन हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की हैं। और एक तरह से देखिए कि अगर इंडियन इकॉनमी की जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें 50% ग्रोथ जो है 2021-22 में वो सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के कारण आई है। तो एक्सपोर्ट जो है वो एक तरह से इमर्ज हुए हैं एक ड्राइवर ऑफ इंडियन इकॉनमी इस गवर्नमेंट में। और हमें लग रहा है जिस तरह का इसमें इंक्लूसिव हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला हुआ है कि फार्मर्स और फिशरमैन को भी एक्सपोर्ट्स में लाना चाहिए। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स जिस तरह का हम अब टारगेट देख रहे हैं ये शायद एक गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसमें हर आदमी को जुड़ने की ज़रूरत है और जो भी हमारा एक्सपोर्ट्स है वो फाइनली बॉयल्स डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चुनौतियां हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम अगर एड्रेस कर सकें तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये मैं जो ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह का अब प्रयास गवर्नमेंट में किए गए हैं, एक तरह को एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया गया है, दूसरी तरफ जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी एक्सपोर्ट की उसको एड्रेस किया गया है। चाहे हम लेबर्स की बात करें, चाहे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात करें, चाहे हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करें। लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस के लिए भी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आ रही है। हमें लग रहा है जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिस तरह का IT इन्फ्यूजन हो रहा है, जिस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी फर्दर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेबल टारगेट सेट कर रही है। हम लोग को जो बताया गया है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन गुड्स का एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन सर्विसेज का एक्सपोर्ट टारगेट किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ फैक्टर्स इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल हो रहे हैं। एक फैक्टर है कि हमारा जो FTA अप्रोच है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गई और ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री इकॉनमी से FTA करना जो हमारे मेजर मार्केट्स भी हैं। तो चाहे हम बात करें UAE की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, या हम UK, EU, GCC कंट्रीज़ की बात करें, ये कॉम्प्लीमेंट्री इकॉनमीज़ है और इनमें हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो हमें लगता है इस तरह की अप्रोच जो हमारे $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स के तरफ हमें ले जाने की बात करेगी। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गए हैं ग्लोबल ट्रेड में। चाहे हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मशीनरी की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, और ये सेगमेंट्स हमारे PLI स्कीम में भी कवर्ड हैं। हमने देखा PLI स्कीम ने ऑलरेडी मोबाइल सेक्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ना खाली हमारा एक तरह से इंपोर्ट कम हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट भी मोबाइल का बढ़ा है और इस साल तो हमारा $10 बिलियन से ज़्यादा ही मोबाइल का एक्सपोर्ट होने वाला है। तो हमें लगता है कि हमारा जो फोकस है वो भी काफ़ी सही है। ये इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं $1 ट्रिलियन के। और जिस तरह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की जो आज की डेट में जो फोकस ग्लोबल कंपनीज का आया है विद China+1 फैक्टर, वो ना खाली इंडिया का ट्रेड बढ़ा रहा बट इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक प्रद होगा। सर, जैसा कि आपने $1 ट्रिलियन के टारगेट की बात की है 2030 तक, सर जैसे कि इन्फ्लेशन के नए डेटाज आए हैं,
तो आपको आगे क्या प्रोस्पेक्ट दिखता है, अगर इन्फ्लेशन कितना इम्पैक्ट डालेगा इंडियन एक्सपोर्ट्स पर? देखिए, इन्फ्लेशन खाली इंडिया की नहीं है, इन्फ्लेशन आज की डेट में ग्लोबल फिनोमेना है। हमारी, चाहे हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें या एनर्जी रिलेटेड इन्फ्लेशन की बात करें, कम्युनिटी रिलेटेड, ये सब जगह हो रहा है। और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उससे भी सप्लाई साइड पे इफेक्ट पड़ा है। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो फिर भी काफ़ी, आई थिंक, कंपेरेबल इन्फ्लेशन। अगर आज की डेट में आप यूएस में इन्फ्लेशन रेट देखिए 8.2 है, यूके में 9% क्रॉस कर गया है, तो कंपेरेटिवली स्पीकिंग हमारा इन्फ्लेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नेचुरली जो परचेजिंग पावर है वो कम होगा, उससे डिमांड अफेक्ट होगी। तो इस फैक्टर को हम लोग भी अपनी स्ट्रेटजी में फैक्टर करके चल रहे हैं। जहाँ तक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का सवाल है, आई थिंक उस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में अब हमने देखा धीरे धीरे अभी एक्सपेक्ट द इन्फ्लेशन टू कम डाउन। बहुत से गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंट भी स्टेप्स लिए हैं उससे आई थिंक इन्फ्लेशन लाने में मदद भी मिलेगी। बहुत से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इन जो प्रयास किए गए हैं उनसे इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द करंट सिनेरियो इन्फ्लेशन इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड फॉर सम टाइम वी हैव टू लिव विद दैट. To what extent it affects the demand is an issue, but we expect there will be little impact on demand. But as India's share in the global trade is still not substantial, that should not affect our exports in a big way. सर, रिसेंटली यूएस ने चाइना को सरपास किया है एज ए इंडिया का जो भी ट्रेड पार्टनर के तौर पर। इनसे कुछ इम्पेक्ट पड़ता है सर, अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को सरपास करती है, या इंडिया के टर्म्स में हम इसको कैसे देखें? नहीं, देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और वो गुड्स में पार्टनर है। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं तो यूएस हमेशा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का रहा है। लेकिन पहली बार यूएस जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ गुड्स बना है इंडिया का। और बहुत अच्छा है बिकॉज हम जब कंपैरिजन कर रहे थे कि हमने जब कंपैरिजन किया कि पिछले 5 साल में हम देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है वो करीब 2% आई हुई है। लेकिन अगर हम यही यूएस को देखें तो वो 9% है। सिमिलरली यूएस का भी इंडियन इंपोर्ट ग्रोथ रेट अराउंड 4% रही है और यूएस का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंपोर्ट में रही है इंडिया की वो 9% रही है। और यूएस एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर इसलिए भी है कि हमारे जो काफ़ी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके लिए यूएस बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि हम बात करें अगर मेडअप सेक्टर की तो 50% इंडिया का मेडअप जो है यूएस को जाता है, 40% हमारा मैरीन प्रोडक्ट मेडअप यूएस को जाते हैं, 1/3 हमारा फार्मास्यूटिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, और जो हमारा 30% रफली एपरल सेक्टर का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है, 50% कारपेट यूएस को जाती हैं। तो यूएस में अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरी चीज़, जब हम यूएस से ट्रेड की बात करते हैं तो अगर हम यूएस का इंपोर्ट प्रोफाइल भी देखें इंडिया में तो 50% यूएस का जो इंपोर्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। एंड ये दोनों आइटम हमारी इकॉनमी के लिए रिक्वायर्ड है। पेट्रोलियम हम कंज्यूम कर रहे हैं इकॉनमी के लिए और जेम्स एंड ज्वेलरी हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह हम जब चाइना को देखते हैं तो चाइना से हमारे यहाँ जो इंपोर्ट हो रहा है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहा है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा इफेक्ट करता है। हमारा एक्सपोर्ट जो चाइना को हो रहा है वो प्रायर लार्ज वो रॉ मटेरियल हो रहा है, जबकि यूएस को हमारा फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम प्रोफाइल की वो देख के बात करें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और हमें लगता है जिस तरह का ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़ रहा है, जो दोनों देशों की लीडरशिप ने बात की है कि बहुत जल्दी हम $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड पे पहुंचेंगे, वो विद इन द रेल्म ऑफ द रीच है। सर, आपने कुछ सेक्टर्स की बात की है जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में। कुछ सेक्टर्स है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे जिनको पुश की ज़रूरत है। $1 ट्रिलियन जो ट्रेड हमारा एक्सपोर्ट हमने टारगेट किया है 2030 तक, ऐसे कौन से सेक्टर्स है जिनको हमें थोड़ा पुश देने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें एक जो ट्विन स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी। एक तो हमें जो सनराइज सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा बिकॉज ग्लोबली उनका ट्रेड बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। लेकिन हमारे लिए जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज
ना खाली एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव में, वो जॉब क्रिएटर हैं कंट्री में। तो हमारी जो भी स्ट्रेटजी बनती है उसमें दोनों का समन्वय रहता है। हम एक तरह सनराइज सेक्टर्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स एंड ज्वेलरी, अपैरल, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जहाँ तक का सनराइज सेक्टर का सवाल है, अभी हम उसमें ज़्यादा मेजर प्लेयर नहीं आए एक्सेप्ट टू सम एक्सटेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। अब हमें लग रहा है पीएलआई स्कीम के बाद हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम एक मेजर प्लेयर बन के इमर्ज करेंगे। जहाँ तक ट्रेडिशनल सेक्टर का सवाल है, उसमें आई थिंक हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत हो रहे हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे लो कॉस्ट इकॉनमीज हो रहे हैं, जैसे पहले वो वियतनाम इमर्ज होके आया, बांग्लादेश थे, अब हम कंबोडिया, म्यांमार इमर्ज करके आया है। तो इन सेक्टर्स में हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह जो वेज आर्बिट्राज है उसको प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर सकते हैं। कि बहुत से जनरल हमारे यहाँ धारणा ये रहती है कि इंडिया में लेबर बहुत चीप है, लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से इट्स पर पीस कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर एक लेबर दो चीज़ बना रहा है और किसी दूसरे कंट्री का लेबर जो 40% ज़्यादा महंगा भी है, अगर वो 3 चीज़ बना रहा है तो पर पीस कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। तो आई थिंक हमें यहाँ पे स्किलिंग पे थोड़ा और जोर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने स्किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री को भी इसमें अहम भूमिका करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री को बताना पड़ेगा कि किस तरह की स्किलिंग रिक्वायर्ड है और उस स्किलिंग को हमें परस्यू करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आई थिंक हमें एक्सपोर्ट्स में कुछ ब्रांड्स भी डेवलप करना पड़ेगा। अभी तक इंडियन एक्सपोर्ट्स में ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स अपने कंट्री के ब्रांड में नहीं होते, हम ग्लोबल ब्रांड्स को बना के भेजते हैं, हम कभी कभी उनके ब्रांड को यूज़ करके भेजते हैं। हमें चाहिए जो हमारी मीडियम कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, वो कुछ ब्रांड्स को डेवलप करें। बिकॉज एक बार ब्रांड बिल्डिंग होती है तो उसका एक एडवांटेज ये होता है कि एक तो आपकी पर पीस कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ आपके ऊपर करेंसी का फ्लक्चुएशन का फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि रुपी थोड़ा वीक है तो इंडिया को बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, कल दूसरे कंट्री की करेंसी कॉम्पिटिटिव हुई, बिजनेस वहाँ चला जाएगा। लेकिन ब्रांड एक्सपोर्ट्स में ये नहीं होता। अगर कोई भी कंट्री या कोई भी बायर आपसे एक्स वैरायटी ऑफ गुड्स ले रहा है तो एक्स वैरायटी वही सब कंपनी सप्लाई कर सकती है। तो ये एडवांटेज है। आई थिंक हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें ये आएगा। एक बहुत अहम भूमिका हमारे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को निभानी पड़ेगी। ई कॉमर्स का एडवांटेज ये होता है कि हमारे जो भी हाई क्वालिटी आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, या हम बात करें हमारे फार्मर्स हैं, इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। क्योंकि कन्वेंशनल मोड ऑफ एक्सपोर्ट्स में बहुत कॉस्टली होता है, ये लोग शुरू में शायद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज की डेट में किसी के पास भी अच्छा प्रोडक्ट है तो हमारे उसको रिटेल मार्केट प्लेस पे ले आते हैं तो उसकी प्रचुर संभावनाएं हैं। तो हमने भी, जैसे फियो ने भी अपनी तरफ से एक इंडियन बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है, और ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। और हम लोग को सबको मिलकर एक प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो भी प्रोड्यूसर्स है, चाहे वो फार्मर्स है या फिशरमैन है, अगर हम वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट में इंगेज कर सकें तो उनको बेटर रिटर्न, बेटर रिम्यूनरेशन मिलेगा। और आई थिंक एक इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री के होने के लिए बहुत अच्छा कदम रहेगा। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने ब्रांड बिल्डिंग की बात की है अभी, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है। तो उस स्टार्टअप इंडिया की ही बात कर ली जाए, नए यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, इनका कितना रोल आप देखते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए? नो, इनफैक्ट बहुत अच्छे बात आपने की है कि नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और यूनिकॉर्न बन रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले इंदौर गया था। इंदौर में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत से यंगस्टर, करीब 25 से 30 यंगस्टर से मिला। वो सब 2 या 3 साल से एक्सपोर्ट की फील्ड में है और हर जो एक्सपोर्टर था वो $10 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। और हमें ये नहीं मालूम था कि आज की टर्म्स में इंदौर में वर्ल्ड, मतलब इंडिया के बिगेस्ट मैट्रेस एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और ये इस तरह के जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, न्यू हमने देखा है फिनटेक कंपनी आ रही हैं, उन्होंने बहुत हद तक जो वर्क जो बैंक्स नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बैंक्स को जो है वो एक कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अलग नॉर्म्स होते हैं। लेकिन जो जो फिनटेक बेस्ड स्टार्टअप्स आ गए, उन्होंने टोटल डेटा, जो भी उनको जीएसटी का डेटा था या इनकम टैक्स का डेटा था, वो उन्होंने एक्सेस किया। उस बेस पे अपने रिस्क परसेप्शन पे उन्होंने, फिनटेक कंपनीज ने क्रेडिट प्रोवाइड किया है। तो ये इस तरह के स्टार्टअप्स आने पे पूरा इंटायर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इंडिया में। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया के जिस तरह के स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो रही है, प्रॉब्ली इंडिया वुड बी द वर्ल्ड लीडर इन स्टार्टअप्स। एंड ये स्टार्टअप्स जो हैं, मेरे को ये भी चाहूँगा कि ना केवल
ये जो IT बेस्ड टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, कुछ कोड साइंसेज में भी स्टार्टअप्स आएंगे तो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। For more such interviews, stay tuned to PBNS.